हाय गाइस, आई एम बैक विथ माय सर्टिफाइड कॉपीज़। आज मैं अपनी एफएम की सर्टिफाइड कॉपी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। और विदाउट बीडीए अटेम्प्टिंग, मैंने बीडीए बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया था। मैंने 60 प्लस कैसे स्कोर किया इसके बारे में बताऊंगा। सेकंड, मैंने एमसीक्यू में कैसे अच्छे से स्कोर किया उसके बारे में बताऊंगा। और थर्ड, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी और किस तरह से इंस्टीट्यूट मार्किंग करता है इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। और आपको एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूट ने ना डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्किंग किया है, ठीक है। डिजिटल मार्किंग किया है इस बार। ओके, तो मैंने 24 मार्क्स एमसीक्यू में कैसे गेन किए उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो भी एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं उनको करिए। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़, देन मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़, देन एमसीक्यू बैंक। ये चार सोर्सेस है आपके पास। नहीं तो रिवीजन टेस्ट पेपर, नहीं तो पिछले साल के एमसीक्यू, जितना हो सके उतना करो। जितने आपको मिल सकते उतने करो, उतने अच्छे आपके लिए। उस तरह से आप 20 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो एफएम में। अब आते हैं कि प्रेजेंटेशन किया जाए, कैसे किया जाए एफएम के क्वेश्चन पे। देखो, एफएम टोटली बेस होता है फॉर्मूला पे, ठीक है। तो हमें क्या होना है कि फॉर्मूला एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन उठाया था, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी था। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G होता है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि D1 का मतलब क्या होता है, P0 का मतलब क्या होता है, G का मतलब क्या होता है, जिससे कि वो मेरा आधा मार्क्स भी ना काट सके, तो मुझे टोटल मार्क्स वो दे दे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैंने रिडेम्पशन वैल्यू का रिडीमेबल वैल्यू का भी फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स क्या होते हैं, एनपी क्या होता है। इस तरह से मैंने सब कुछ लिख के रखा था उसके लिए, जिससे कि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। और फार्मूलाज ऐसे ही नीट एंड क्लीन रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा घिचमिट नहीं करनी है फार्मूलाज में। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे 1 2 और 3 4 5, इसके मुझे 5 मार्क्स मिले। स्टेप 1 क्या था, 5 मार्क्स। अगर आप ये टेबल निकालते भी नहीं हो तो भी आपको क्या मिलेंगे? अगर आपने यही सिर्फ कर लिया, मतलब इतना ही लिख दिया, फिर भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इवन तो आपका ये टेबल गलत हुआ फिर भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेबल के ऊपर आते हैं जहाँ पे मैंने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था। अब आप देख सकते हो कि मैंने प्रेजेंटेशन कितना बकवास किया था। मतलब मैंने ये लाइन से, मतलब लाइन से है ना, हाथ से ड्रॉ की है, ठीक है। इवन दो मैंने हाथ से लाइन ड्रॉ की है, स्टिल उसने मुझे 2 मार्क्स अलॉट किए, मतलब 7 आउट ऑफ 7 मुझे दे दिया। इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट, ओके। मैंने एकदम अच्छे से लिखा था, इसकी वजह से उसने मुझे टोटल मार्क्स दे दिया, आउट ऑफ मार्क्स दे दिए, 7 आउट ऑफ 7 दे दिए। अब आते हैं इसके ऊपर कि देखो, यहाँ पे कॉमन साइज का क्वेश्चन था। और यहाँ पे भी मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं की थी, बट मैंने प्रॉपरली प्रेजेंट किया था, ठीक से प्रेजेंट किया था। मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसकी वजह से मुझे क्या मिला, 6 मार्क्स मिले। अब ये जो 1 मार्क मिला है ना स्टेप 2 का, ये स्टेप 2 कहाँ पे, यहाँ पे है। यहाँ पे कमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कॉमन साइज नहीं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हो, तो आपको कमेंट लिखना कंपलसरी है। विदाउट कमेंट आप 1 मार्क मतलब ये कर सकते हो, ठीक है। आपका 1 मार्क जा सकता है, और 1 मार्क की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ये कमेंट लिखना है, उसका ही 1 मार्क है। अब मैंने ज़्यादा कमेंट नहीं लिखे थे, इसकी वजह से मुझे और 1 मार्क्स नहीं मिला, ऐसा लग रहा है मुझे। बट हाँ, ये निकालने के मुझे कितने मार्क्स मिले थे, 5 मार्क्स मिल गए थे। तो और 2 4 कमेंट लिख देता ना इसमें, तो पूरा 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिल जाता। अब आते हैं कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन पे। अब कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन पे क्या हमारा एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट भी गलत हो गया तो क्या हमें ज़ीरो मिलेगा? यस, ऐसा ही होता है। बट हाँ, स्टेप मार्किंग यहाँ पे भी होती है। जैसे कि कैश आउटफ्लो का मुझे 1 मार्क मिला था। मेरा कैश आउटफ्लो सही था तो उसने मुझे 1 मार्क दिया हुआ था। यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई थी, मैंने कैश फ्लो में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया था, इसकी वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था, पूरा क्वेश्चन। या आप देख सकते हो कि मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पे 0 0 0 0 1, ये 1 किसका है, ये 1 इसका है कि मैंने आउटफ्लो निकाला था, इसका 1 मार्क है। अगर ये मेरा सही होता ना तो यहाँ पे आपको 4 नहीं तो 5 दिख ही जाता आराम से, मतलब 7 आउट ऑफ 7 भी हो सकता था। बट मेरा थोड़ा गलत हुआ एंड पूरा गलत ही हो गया। एनीवेज, जाने दो। अब यहाँ पे देखो, कैश आउटफ्लो मैंने निकाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, ठीक है। कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, EBIT आ जाता है। टैक्स माइनस करने के बाद ये आ जाता है। ये करने के बाद देखो, पीवी फैक्टर निकाला मैंने उसका, ठीक है। पीवी फैक्टर निकालने के बाद
यहाँ पे 12% में पीवी फैक्टर निकाला। पीवी फैक्टर निकालने के बाद मैंने आईआरआर का फॉर्मूला लिखा। आईआरआर का फॉर्मूला मैंने फुल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है फार्मूलाज। मोस्ट ऑफ द टाइम फुल फॉर्म लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 11.75 आंसर आया। देखो यहाँ पे मुझे कितना मार्क्स मिला, 7 मार्क्स मिला। अभी मुझे नहीं पता उसने 2 मार्क्स कहाँ पे काटे, बट आपको एक एडवाइस देता हूँ, इसका 1 मार्क है, या एडवाइस देने का 1 मार्क है, ठीक है। मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एट 11.75 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका ही मुझे क्या मिला है, 1 मार्क मिला है। तो आपको कैपिटल बजटिंग में मोस्टली एडवाइस देना है, ये एडवाइस का कमेंट लिखना ही लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते तो आपका 1 मार्क तो ऐसे ही चला जाता है। तो आपको कैपिटल बजटिंग में याद रखना है, कुछ आए ना या आए, ये एडवाइस देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये EOQ का क्वेश्चन था, इन्वेंट्री में से एक क्वेश्चन था। तो ये मुझे ज़्यादा आता नहीं था, तो मुझे बस EOQ आता था, तो मैंने EOQ निकाल दिया। तो EOQ का देखो 3 मार्क्स मिल गया। बाकी का क्वेश्चन मेरा गलत था, मतलब मिनिमम लेवल निकालना था वो भी गलत, मैक्सिमम लेवल था वो भी गलत हो गया। स्टिल आई एम एबल टू स्कोर 3 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आपको पूरा ही गलत दिया जाएगा, नहीं। आपका थोड़ा बहुत पार्ट भी सही है तो आपको आंसर का मतलब थोड़ा सा उतना स्टेप मार्किंग मिलता है। यहाँ पे भी देखो आप, मेरा मतलब मैंने स्टॉक ऑफ मटेरियल निकाला था तो उसका 1 मार्क मिल गया मुझे, मतलब इस तरह से मार्किंग मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मेरा वर्किंग कैपिटल गलत था, इसकी वजह से मुझे 3 ही मार्क्स मिला। मतलब स्टेप मार्किंग आपको सब जगह पे मिलती है, ऐसा नहीं कि स्टेप मार्किंग आपको मिलती ही नहीं है, आपको स्टेप मार्किंग ज़रूर मिलती है और आपको ज़रूर मिलेंगी। देखो यहाँ पे मेरा वर्किंग कैपिटल गलत था, बट सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेजेस आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फिनिश गुड्स, ये सही था, इसके 3 मार्क्स मिले मुझे, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग यहाँ पे होती है, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब आते हैं रेशोज़ के ऊपर। रेशोज़ के फॉर्मूला सही तरीके से लिखने हैं, सही मैनर में लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री लिखा, इसका मुझे 1 मार्क्स मिले। EPS का फॉर्मूलाज लिखा, ये सब फॉर्मूला बेस रहता है, ठीक है, इसका बस कुछ नहीं प्रॉब्लम, ये सब फॉर्मूला बेस रहता है। अभी देखो यहाँ पे इसने मेरे को गलत दिया है, बट इसका करेक्ट आंसर है, इसके लिए मेरे को 16 डेज आंसर था, ये करेक्ट निकाला था मैंने, इसके लिए इसने सही दिया है मुझे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 आउट ऑफ 7 गेन किया था। अब मैंने ये किससे किया था, मतलब रेशो एनालिसिस किससे किया था, मैंने नितिन गुरु सर से किया था रेशो एनालिसिस। आप उनकी वीडियो देख सकते हो, रिवीजन वीडियोस है उनकी यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप रेशो एनालिसिस कर सकते हो। अब ये EBIT एनालिसिस का क्वेश्चन था, ठीक है। EBIT एनालिसिस में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये करके वो आ जाता है पूरा। इसके बाद देखिए मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे पूरा निकाल दिया। डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग का भी फॉर्मूला लिख के उसका निकाल दिया। देन कॉम्बाइंड लीवरेज, ये आप देख सकते हो, मतलब किस तरह से लिखा है मैंने, स्टेप बाय स्टेप लिखा है सब कुछ, ठीक है। एकदम फॉर्मेलिटी मतलब ठीक से लिखा है, ऐसा घिचड़ी विचड़ी नहीं किया, एकदम पूरा यूज़ किया है पेपर को, ठीक है। यहाँ पे मेरे को EBIT इंक्रीज़ करना था 3 टाइम्स, तो मैंने इंक्रीज़ करके दिखाया था, तो उसका भी मेरे को 3 मार्क्स मिल गया था। 1 मार्क मेरा यहाँ पे चला गया था बिकॉज ये मेरे को क्वेश्चन आ नहीं रहा था। तो इसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। ये लाइन्स वाइन्स नहीं मारी तो भी चलेगा, देख सकते हो आप मेरा मतलब कितना, मतलब ये है, मैंने लाइंस नहीं मारी है फिर भी मेरा पेपर देखने में ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा नहीं कि भाई ख़राब लग रहा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपके पास टाइम कम है, इसकी वजह से मैं आपको बोलूँगा कि आप लाइंस वाइंस मारना बंद कीजिए और डायरेक्टली आंसर लिखना चालू कीजिए, बिकॉज ऑफ क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। इस तरह से आपको पेपर लिखना है आपका, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। एंड इसी तरह से पेपर लिखना और पास होना, मेरी तरह CA में फाइनल में आना, मज़ा आएगा और आपको बहुत। और ऐसे ही सर्टिफाइड कॉपीज़ आपके लिए लेते आऊँगा मैं बहुत ज़्यादा। और हाँ, FM के लिए मैं एक टिप दूंगा, FM पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करोगे तो FM पे कमांड लोगे। मेरा FM में कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छा है, मैंने प्रकाश पटेल एंड नितिन गुरु एंड ओम त्रिवेदी, इन तीनों के रिवीजन लेक्चर से ही FM पे कॉन्कर किया है। अभी ये तीनों टीचर के आपको नाम पता नहीं होंगे बिकॉज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के टीचर्स है, ठीक है, CA के टीचर्स है, तो मैंने उनसे पढ़ा था, मतलब रिवीजन लेक्चर देख के ही पढ़ा था, क्लासेस वासेस नहीं लिए थे।
तो रिवीजन लेक्चर से भी आप कर सकते हो, ठीक है, उनके रिवीजन लेक्चर ही इनफ है आपके लिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनको आप पहले प्रायोरिटी दो, ऐसा मुझे लगता है, जिससे कि आपका पेपर अच्छे से समझ में आए सामने वाले को और आप स्टार्टिंग में ही मार्क्स ले ले। और अच्छे से समझना है आपको तो एमसीक्यू बैंक करिए, ठीक है, एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज आपके एमसीक्यूज ही आपको पास करवाने वाले हैं। अदर देन दैट कोई नहीं कर सकता आपको पास, ठीक है। एमसीक्यूज ही आपके मेन फैक्टर बन जाते हैं जब आप 200 क्रॉस करते हैं। तो यही था मेरा, बस दैट्स इट। और कुछ मैं अभी नेक्स्ट डे आपको ओएम नहीं तो सीए का पेपर दिखा दूंगा किस तरह से लिखा था मैंने, तो वो भी आपका वीडियो आ जाएगा जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।